तो अगला जो कंपोनेंट था हम लोग पढ़ रहे थे बॉटम प्लग लास्ट वाले लेक्चर में। तो बॉटम प्लग क्या होता है? बॉटम प्लग आपका होता है जो सिलेंड्रिकल जो वॉल्स होते हैं जिसका सबसे बॉटम पोर्शन क्या होता है? कटिंग एज। तो कटिंग एज जहाँ पे होता है उनको मिला के एक हम लोग बेस बना देते हैं। बेस के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? जैसे कंक्रीट यूज़ करेंगे, सीमेंट यूज़ करेंगे, सैंड यूज़ करते हैं और इससे कास्टिंग करते हैं। और कास्टिंग जब करते हैं तो एक प्लेट शेप बन जाता है, एक पेडेस्टल का शेप बन जाएगा और जिसे हम लोग बोलते हैं बॉटम प्लग बोलते हैं। बॉटम प्लग का एडवांटेज ये होता है, बॉटम प्लग एक तरीक़ा से वेल फाउंडेशन का बेस की तरह काम करता है। यानी जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड वेल फाउंडेशन के ऊपर आता है और वो फाइनली ट्रांसफ़र होकर कहाँ, और बेस क्या करता है? फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सोइल के अंदर सेफली। यानी मैक्सिमम एरिया में क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देता है लोड को। तो इसमें देखते हैं, तो आफ्टर सिंकिंग ऑफ द व्हील इज कंप्लीटेड टू द रिक्वायर्ड डेप्थ द हालो ड्रेज होल। ड्रेज होल क्या मतलब होता है? ड्रेज होल का मतलब ये होता है कि वेल फाउंडेशन बनाने के लिए जो हम लोग होल स्टार्टिंग बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेज होल। ड्रेज होल एट द बॉटम इज कंक्रीटिंग अप टू द सम डेप्थ विच इज़ नोन एज द बॉटम प्लग। तो वही अगर वेल फाउंडेशन बनाना है तो हम लोग पूरा प्रॉपरली सिंक करने के बाद, या जितनी लंबाई तक का वेल फाउंडेशन आपको बनाना है पहले उतना क्या करते हैं, हम लोग पेंट्रेशन करा लेते हैं। पेंट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं? कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद एक बेस, तो द बॉटम प्लग will enhance the bearing resistance to the wheel considerably and provide long term stability to the wheel foundation। इसमें बताया था द सर्फेस ऑफ द बॉटम प्लग इज मेड बाउल शेप। अच्छा, इसकी जो जब हम लोग बेस फाउंडेशन बनाते हैं तो इसकी जो टेक्सचरल व्यू बनेगा, या तो बाउल शेप बनता है, बाउल का शेप, या इन्वर्टेड आर शेप टाइप का बनेगा। तो वही यहाँ दिया गया है। द बॉटम प्लग इज जनरली डिजाइन एज ए थिक प्लेट, ये मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म बियरिंग प्रेशर अंडर मैक्सिमम डिजाइन लोड, मतलब मैक्सिमम लोड बियर करेगा। इट हैज़ टू एक्सटेंड फॉर ए मिनिमम हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर एबव द टॉप ऑफ द व्हील कर्व। यानी इसकी जो टोटल डेप्थ होनी चाहिए बॉटम प्लग की, वो कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहाँ से? वेल कर्व से। वेल कर्व के टॉप सरफेस से, यानी 30 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक हम लोग क्या बनाते हैं? बॉटम प्लग बनाते हैं, याद रखेंगे। और इसमें बॉटम प्लग कंक्रीटिंग शुड बी completed एट द वन स्ट्रेच फॉर द बॉटम प्लग। द थिकनेस ऑफ द बॉटम प्लग मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन। तो थिकनेस इसमें याद रखेंगे, जो थिकनेस है, द thickness of the bottom plug may be determined from the equation 21.2। याद दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्कुलर व्हील के लिए है, तो सर्कुलर व्हील वाला याद रखेंगे। तो फॉर सर्कुलर व्हील तो स्मॉल टी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3W डिवाइड बाई 8 पाई FC यानी FC क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी, जो भी ऊपर से लोड आ रहा है, ब्रैकेट में 3 + म्यू इक्वल्स टू 0.59D स्मॉल क्यू डिवाइड बाई सिग्मा F। और फॉर रेक्टेंगुलर व्हील फाउंडेशन थिकनेस ऑफ बॉटम प्लग में भी सिग्मा F ब्रैकेट में 1 + 1.61 अल्फा। Where TB equals to thickness of the bottom plug, W equals to total design load on the base of the wheel, यानी ऊपर सब सुपर स्ट्रक्चर का कितना लोड आ रहा है
plus self weight of wheel foundation, weight of pier, weight of wheel cap, उसकी वैल्यू होता है। और सिग्मा एफ क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितने मैक्सिमम स्टेज पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बियर कर सकता है बॉटम प्लग। और म्यू आपका पॉइजन रेशियो, डी आपका डायमीटर ऑफ व्हील, कितने डायमीटर का है व्हील जो आप बनाए हैं। स्मॉल क्यू क्या है, बियरिंग प्रेशर एट द बेस। और बी क्या है, बी इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर। अगर रेक्टेंगुलर का केस है तो उसमें बी हम लोग यूज़ करेंगे, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर। एंड ए इज़ द रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर व्हील। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग क्या है कंपोनेंट, तो बॉटम प्लग के ऊपर और जो रिक्वायर्ड लेंथ है, पूरी रिक्वायर्ड लेंथ का व्हील फाउंडेशन बनाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर एक कैप यूज करेंगे ताकि सुपर स्ट्रक्चर करके। तो व्हील कैप के नीचे, यानी बॉटम प्लग और व्हील कैप के नीचे हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेस होता है उसमें सैंड फिल कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंड फिलिंग। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। सैंड फिलिंग या तो ये सैंड फिलिंग है। तो बॉटम प्लग ये होता है ऊपर आपका टॉप प्लग। टॉप प्लग के ऊपर आपका होता है व्हील कैप। टॉप प्लग के ऊपर होता है व्हील कैप, व्हील कैप के नीचे होता है टॉप प्लग। और बॉटम प्लग और टॉप प्लग के बीच में जो स्पेस है क्या भर देंगे, इसमें सैंड भर देते हैं। सैंड क्यों भरते हैं, ये सैंड क्या होता है, एक तो इसकी सैंड में स्कोरिंग कम होती है, स्कोरिंग कम होगी, दूसरी ट्रांसफ़र करने बहुत फास्ट होता है सैंड जो होता है, इसलिए हम सैंड यूज़ करते हैं। तो और थे सैंड फिलिंग पे। तो ड्रेज होल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम प्लग इज फिल्ड विद सैंड आफ्टर सिंकिंग इज कंप्लीटेड टू इंक्रीज द सेल्फ वेट ऑफ व्हील। तो इसे चूँकि सैंड भर देंगे, स्पेस होता है व्हील फाउंडेशन, तो अगर भरेंगे नहीं तो क्या सीजी या वेट काउंटर नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं कि इसको डिस्टॉर्शन या टिल्टिंग या सॉफ्टिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। टिल्टिंग की संभावना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर ये ठोस नहीं होगा। यानी स्पेस पोर्शन है, कोई रिंग शेप है, तो ग्रेविटी है जो उसके सीजी से पास होती है, और वह क्लियर नहीं होगी कहाँ से पास होगी। तो वेट बढ़ाने के लिए, ताकि सीजी नीचे हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वेट बढ़ा देते हैं। तो स्पेस में क्या करते हैं, सैंड भर देते हैं। टू इंक्रीज द सेल्फ वेट ऑफ द व्हील फाउंडेशन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और सेल्फ वेट बढ़ाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड टू इंश्योर दैट नो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आर डेवलप एट द बेस ऑफ द व्हील फाउंडेशन। वेट ज़्यादा होगा तो अगर ट्विस्टिंग मोमेंट भी जनरेट हो रहा है तो वो भी रजिस्ट हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा एडवांटेज होता है सैंड फिलिंग करने से। अगर सैंड फिलिंग नहीं करते हैं तो वेट क्या होगा, कम होगा, और वेट कम होगा तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो हमेशा हम कर सकते हैं कि मिडिल थर्ड रूल फॉलो नहीं कर पाएगा। मिडिल थर्ड रूल फॉलो नहीं करेगा तो टिल्टिंग की समस्या होने लगेगी। या कह सकते हैं कि जो मोमेंट जनरेट होगा लोड के कारण या लेटरल फोर्स के कारण जो व्हील फाउंडेशन पे लग रहा है, तो वो ओवरटर्न कर सकता है या टिल्ट कर सकता है। इसके से हम लोग कह सकते हैं टिल्ट कर सकता है। तो टॉप प्लग या सैंड फिलिंग के ऊपर हम लोग जो एक पीसीसी का स्ट्रक्चर यूज करते हैं,
पीसीसी का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर जो पेरीफेरी स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए सैंड फिलिंग के ऊपर एक और पीसीसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉप प्लग। और इसमें जो कंक्रीटिंग यूज करते हैं उसका ग्रेड रखते हैं M15 नॉर्मली, और ये 30 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग के 30 सेंटीमीटर थिकनेस तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और व्हील कैप या टॉप प्लग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पायल के केस में पढ़े थे, अब पायल कैप यानी सभी पायल को जोड़ के एक हम लोग बेस बनाते हैं, जो क्या है एक कम लेटरल डायमेंशन के, बहुत ही माइन्यूट लेटरल डायमेंशन के क्या होते हैं, डायमेंशन के कॉलम होते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई लोड लग रहा है तो चूँकि एरिया उसकी लेटरल डायमेंशन कम है तो एरिया क्या आगे कम होगी, और एरिया अगर कम होगी तो लोड ज़्यादा लगेगा, तो लोड ज़्यादा लगेगा इसका मतलब ये है पंचिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर चूँकि जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड ऊपर से आ रहा है अलग तो कैसे करेंगे, उनको आपस में जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक अब लोड ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, सभी पायल को आपस में जोड़ देते हैं, उसके ऊपर जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो टिका रहता है, सपोर्टेड होता है। तो उसी तरह व्हील फाउंडेशन के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेरीफेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी आउटर डायमीटर यानी जितनी डाया का या जितनी डायमेंशन का, जितनी थिकनेस का, जितनी डेप्थ का लेटरल डायमेंशन का हमें बनाना है व्हील फाउंडेशन, वो बना लेते हैं और आपस में जोड़ के उनकी पेरीफेरी को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो उस अपवर्ड जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन पे जो हम लोग बेस बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं व्हील कैप। उसके ऊपर व्हील कैप के ऊपर व्हील कैप मोस्टली क्या होता है, व्हील कैप आपका आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, आरसीसी का बना होता है। इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, पियर होता है। इसके ऊपर हमारा क्या होगा, पियर या अबूटमेंट होता है, अबूटमेंट। और इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर हमारा होता है बियरिंग लगा होता है। अब बियरिंग क्यों लगाते हैं, बियरिंग हम लोग क्या करते हैं, लोड को आइसोलेट करने के लिए, स्ट्रक्चर को आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग यूज़ करते हैं। चूँकि हम लोग जो व्हील फाउंडेशन बनाते हैं तो मोस्टली ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे इम्पैक्ट लोड क्या है, नॉर्मल है, यानी इम्पैक्ट लोड लगेगा ही लगेगा। जैसे ब्रिज का केस है, रेलवे ब्रिज है, रोड ब्रिज है, आपका ट्रांसमिशन टावर है, एक्वाडक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, जर्किंग होगी, ब्रेकिंग होगा, इम्पैक्ट लोड क्रिएट होता है, शॉकिंग होती है, वाइब्रेशन होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इम्पैक्ट लोड जनरेट होता है। तो इम्पैक्ट लोड को हमेशा किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बिना किसी आइसोलेशन के आप इम्पैक्ट लोड नहीं लगा पाएंगे, यानी ऐसे मोमेंट होनी चाहिए जो ऊपर वाले पोर्शन में जो लोड लगा है वो बॉटम से थोड़ा सा अलग रखें। तो यह फिनोमेना जो बियरिंग है, हम लोग बियरिंग से ही किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेट बनाते हैं। जैसे हम लोग को बोलते हैं डिजाइन ऑफ रजिस्टिंग अर्थक्वेक रजिस्टिंग बिल्डिंग, तो उसमें जो हम लोग आइसोलेशन मटेरियल यूज करते हैं उसे हम लोग बियरिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो बियरिंग होता है यानी स्ट्रक्चर को आइसोलेट कराने के लिए इम्पैक्ट लोड ताकि रिड्यूस कर सकें। उसके बियरिंग के ऊपर फिर स्ट्रक्चर होता है जो हमारा गर्डर होता है, और गर्डर जो बना होगा उसी में अपना डेस्क स्लैब लगा होता है। डेस्क स्लैब के ऊपर हमारा क्या होता है, व्हीकल चलती रहती हैं, रेलगाड़ी चढ़ेगी, व्हीकल चलते हैं। तो व्हील प्लग में कैप में देखेंगे, व्हील कैप में द reinforced concrete cement concrete slab provided at the top of the wheel is known as the wheel cap. Wheel cap provides the required surface for the placing pier or abutment, the transfer its load। यही है। अगला हम लोग का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन व्हील फाउंडेशन। तो इसमें हम लोग बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे जो किसी व्हील फाउंडेशन के ऊपर लगते हैं। फर्स्ट है आपका विंड,
विंड प्रेशर या विंड लोड। तो विंड लोड क्या, इसमें चूँकि डीप फाउंडेशन होता है तो इसमें जो वेल की डेप्थ रखते हैं वो 10 मीटर भी हो सकता है, 8 मीटर भी हो सकता है। तो चूँकि लेंथ बहुत ज़्यादा होता है डीप फाउंडेशन, और ये मोस्टली वाटर बॉडी में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो एरिया है डिप्रेस्ड होती है और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे विंड लोड अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको कंसिडर करते हैं, और इसमें आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग या आईएस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते रहते हैं कि विंड लोड उस एरिया में जहाँ पे हम लोग वेल फाउंडेशन प्रोवाइड किए हैं वो कितना है, कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकेंड जो फोर्स लगता है वेल फाउंडेशन के ऊपर आपका सिस्मिक लोड, जिसे हम लोग कह सकते हैं अर्थक्वेक लोड। थर्ड जो होता है फोर्स ड्यू टू द वाटर करंट, वाटर यानी चूँकि हम लोग पढ़े थे वेल फाउंडेशन किसी वाटर डिप्रेशन या वाटर बॉडी में प्रोवाइड बनाते हैं तो लेटरल डायरेक्शन से, यानी जो सराउंडिंग्स वाटर होते हैं वेल फाउंडेशन पे वो लेटरल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होते हैं, चारों तरफ से प्रेशर लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वाटर प्रेशर। तो अगर हम लोग वेल फाउंडेशन बना रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रोल हो जाता है वाटर का। नेक्स्ट होता है बायंसी फोर्स। जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग पाइलिंग करने जाते हैं, पाइलिंग करने जाते हैं वेल फाउंडेशन स्ट्रक्चर में, बनाने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्ट्रक्चर को पेंटेड कराएंगे स्टार्टिंग में वाटर के थ्रू, तो क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। जो इनिशियल एफर्ट होता है जब हम लोग वेल फाउंडेशन बनाने जाते हैं तो जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो ये भी एक फोर्स लगता है, तो डिजाइनिंग में इसको भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्चुअली टेम्परेचर चेंज के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रेसेस। तो टेम्परेचर वेरिएशन के, चूँकि हम लोग जो वेल फाउंडेशन बनाते हैं वो मैसी स्ट्रक्चर होता है, हाईली कंक्रीट होता है और सॉलिड होता है और मोनोलिथिकली हम लोग बनाते हैं और रिजिड भी होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस स्ट्रक्चर पे, चूँकि मैसी स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट पे क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, यानी टेम्परेचर के इफेक्ट में ये कॉन्टैक्ट होता है और एक्सपेंड भी होता है। तो इसलिए जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेस होता है वो भी एक तरीक़े से इस पर लगता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो फोर्स है अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर यानी लेटरल डायरेक्शन, जो सराउंडिंग में जिसके अंदर हम लोग पेंटेड कराते हैं जो सोयल है तो वो लेटरल डायरेक्शन से प्रेशर लगाती है, उसी को हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट फोर्स आपका ट्रैफिक लोड। तो व्हीकल जो ऊपर चलते हैं, ट्रैफिक लोड के कारण या ट्रैफिक के कारण व्हीकल के कारण जो लोड लगता है इन द फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट लोड, तो वह लोड इम्पैक्ट लोड। तो ये ऐसे फोर्स हैं जो किसी वेल फाउंडेशन के ऊपर लगते हैं। अगला जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो जब भी हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हमें निकालना है तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लोड को ट्रांसफर करने जा रहे हैं, डेप्थ को लोग स्ट्रक्चर बना के ये एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब तक हम लोग सैलो फाउंडेशन के केस में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पढ़ते थे, डीएफ हर जगह लेते थे। पाइल फाउंडेशन के केस में भी हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पढ़ते थे और वहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डीएफ ना लेके हम लोग एल लेते थे हर जगह, लेंथ ऑफ फाउंडेशन। तो लेंथ ऑफ फाउंडेशन पाइल के केस में आपको
लेंथ ऑफ फाउंडेशन लेके चलते थे। तो वेल फाउंडेशन के केस में भी हम लोग पढ़ते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका स्कोरिंग डेप्थ, सेकंड कह सकते हैं ग्रिप लेंथ, एंड फोर्थ फैक्टर विच ऑन विच डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज डिपेंड्स बियरिंग कैपेसिटी। तो डेप्थ फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्कोरिंग डेप्थ। स्कोरिंग डेप्थ क्या होता है? तो स्कोरिंग डेप्थ क्या होता है? स्कोरिंग डेप्थ तो पहली बात तो याद रखेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, चाहे वो वियर हो, चाहे बैराज हो, चाहे डैम हो, तो उसके दोनों साइड से हम लोग स्कोरिंग डेप्थ मेजर करते हैं। स्कोरिंग डेप्थ ये आइडिया देता है कि कितने यानी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के किस लेवल से स्कोरिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका आइडिया हम लोग लगाते हैं स्कोरिंग डेप्थ से। तो अलग अलग साइड में स्कोरिंग डेप्थ अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो मोस्टली वैसे होता है कि जो अप स्ट्रीम साइड होता है वहाँ पे स्कोरिंग डेप्थ ज़्यादा लेते हैं, अब डाउनवर्ड पोर्शन पे डाउन स्ट्रीम पोर्शन पे कम लेते हैं। और जब भी हम लोग स्कोरिंग डेप्थ की बात करते हैं तो हमेशा ये मेजर करेंगे जो भी आपका हाई फ्लड लेवल होगा या मैक्सिमम वाटर लेवल जो होता है उस लेवल से हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा स्कोरिंग डेप्थ कितने नीचे डेप्थ पे आ रहा है। तो वही लिखा है स्कोरिंग डेप्थ मेजर फ्रॉम द हाई फ्लड लेवल एट एनी साइड सच एज आइदर अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड। स्कोरिंग डेप्थ इज डिटरमाइंड। अच्छा, स्कोरिंग डेप्थ क्या अगर मान लीजिए नहीं पता है तो किसी भी कंडीशन के लिए स्टोरेज या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए सब कुछ वैल्यू, डिस्चार्ज कितना फ्लो कर रहा है और सील्ड फैक्टर क्या है, अगर ये सब पता है तो आप स्कोरिंग डेप्थ इजीली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेसी रिजिम थ्योरी। तो लेसी रिजिम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्कोरिंग डेप्थ है उसके लिए निकालने के लिए फार्मूला दिया गया था। स्कोरिंग डेप्थ को अगर स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं तो स्मॉल डी कोस्ट होता है 0.473 कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एफ का होल 1/3। तो ये फार्मूला होता है वेयर क्यू क्या होता है, क्यू डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज इनटू द रिवर या वाटर बॉडीज। एफ क्या होता है, सील्ड फैक्टर। अब सील्ड फैक्टर निकालने के लिए अलग फार्मूला होता है। सील्ड फैक्टर इक्वल टू होता है 1.76 अंडर एम आर, वेयर एम आर इक्वल टू मीन या और एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल एम में। और हम लोग यह जो एम आर है, एम आर मतलब है क्या, तो जैसे मान लीजिए किसी लोकेलिटी या किसी टोपोग्राफी के थ्रू वाटर, जहाँ पे वाटर बॉडीज है, जहाँ पे हम लोग वेल फाउंडेशन बनाए हैं और जिसके थ्रू वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उस पूरे जोन में, इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जो सोयल है, सपोज करिए वहाँ से एक सोयल सैंपल आप लाए और उस पर आप क्या किए, सी एनालिसिस किए। तो सी एनालिसिस में हम लोग को पता है कि जो फाइनल रिजल्टेंट होता है क्या होता है, परसेंटेज फाइनल। और परसेंटेज फाइनल और या इफेक्टिव साइज हम लोग निकालते हैं D10, D60, D30 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें करते क्या थे, उसमें करते थे कि परसेंटेज फाइनल निकालते थे और पार्टिकल साइज के बीच हम लोग दोनों को मिलाते हुए कर्व खींचते थे और उस कर्व को बोलते थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सेम यहाँ भी है। तो उस पूरे, जब भी उस सोयल सैंपल को वहाँ से लाएंगे जहाँ पे हम लोग वेल फाउंडेशन बना रहे हैं और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाए हम लोग, तो वहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर सोयल सैंपल के लिए डिफरेंट साइज आएगा। तो उस पूरे साइज का अगर जो भी हम लोग एवरेज निकाले तो वो होता है एम आर को पुट करेंगे। अब 1.76 अंडर एम आर, तो यहाँ से आपका सील्ड फैक्टर आ जाएगा, फार्मूले में पुट करेंगे तो इसको डेप्थ निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन या आल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। ग्रिप लेंथ, तो ग्रिप लेंथ क्या होता है, ग्रिप लेंथ होता है, ग्रिप लेंथ इज डिफाइंड एज द 1/3 ऑफ ग्रिप लेंथ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ 1/3 डी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम स्कोरिंग डेप्थ या मैक्सिमम स्कोर डेप्थ। मैक्सिमम स्कोर डेप्थ की वैल्यू नॉट लेस देन 2 मीटर
यानी मैक्सिमम स्कोर डेप्थ की वैल्यू 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किस केस में? फॉर पियर एंड अबूटमेंट विद आर्चेज। अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम डी की वैल्यू, मैक्सिमम स्कोर डेप्थ की वैल्यू। और आर्च को छोड़ के अगर कोई अदर स्ट्रक्चर है तो उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो 1.2 मीटर लेते हैं। डी मैक्स के लिए एक अलग फार्मूला दिया गया है IS कोड के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा कोड यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू IS 39/155/90/67। तो सेक्शन दिया गया किस तरह का सेक्शन है और उसके लिए डी मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेट सेक्शन है, तो उस केस में 1.27 डी क्या है? स्कोरिंग डेप्थ। और एट मॉडरेट बेंड, अगर उस सेक्शन में मॉडरेट टर्निंग है तो 1.5 इंटू डी। और एट सीवियर बेंड है तो उस केस में 1.75 इंटू डी। एट राइट एंगल बेंड 2 इंटू डी होता है। मिनिमम डेप्थ क्या होता है? मिनिमम डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन इज 1.33 या और 1/3 टाइम्स ऑफ डी मैक्स होता है। डी मैक्स बिलो द हाई फ्लड लेवल। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 3955/1967, allowable load carrying capacity in kg per meter square of the well foundation is given by, according to code, Q suffix में a QA equals to 5.4 n square इंटू बी प्लस 16 ब्रैकेट में 100 प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी होता है। वेयर बी इक्वल्स टू क्या होता है? स्मॉलर डाया ऑफ वेल सेक्शन। स्मॉलर डाया यानी जो पेरीफेरी बनेगा वेल फाउंडेशन का, उसकी जो स्मॉलेस्ट जो डायमेंशन होगी, डायमीटर होगी, वो बी होता है। डी क्या होता है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द स्कोर डेप्थ, यानी इस नीचे वाला जो डेप्थ लेते हैं वो होगा आपका वेल फाउंडेशन का डेप्थ। एन क्या होता है? करेक्टेड SPT नंबर होता है, यानी फाइनल SPT नंबर आप कह सकते हैं यूज करते हैं।